एग्जाम में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के सेशन में हम लोग ग्रामर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ग्रामर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्रामर की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ग्रामर हमें क्या सिखाती है, आदि सवालों के जवाब। आइए दोस्तों, इस खेल को शुरू करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन से पहले हम ग्रामर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर का हिंदी मीनिंग व्याकरण होता है। कोई भी शास्त्र, वह शास्त्र जो हमें शब्द का सही प्रयोग सिखाए, ग्रामर कहलाती है। अगर इसके हम एक शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन तैयार होता है। करेक्ट यूसेज ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। शब्द की व्यवस्था समझाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को सटीक रूप देने का काम करती है। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को सटीक रूप देने का काम कर। प्यारा सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये लिखा गया है कि राहुल इज़ अ गुड बॉय। यहाँ राहुल नाउन है। व्यक्ति का नाम होने के कारण, किसी व्यक्ति का नाम होने के कारण यह एक नाउन है। और नाउन की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो यह एक प्रॉपर नाउन है। नाउन की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो यह एक प्रॉपर नाउन है। और चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने के कारण यह सब्जेक्टिव केस है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखने का प्रयास करें ईज के बारे में, तो ईज एक वर्ब है। ईज एक वर्ब करें समझने का तो यह एक लिंकिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में जब हम ए को देखते हैं तो यह एक ए आर्टिकल है। अगर जब हम इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो यह इस वर्ड को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो यह एक एडजेक्टिव है। और जब हम इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। और चूंकि नाउन के पहले यूज होने के कारण यह एट्रीब्यूटिव। वर्ड बुआ की बात करें, इस वर्ड बुआ की बात करें तो यह भी नाउन है। ये नाउन है। और नाउन की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो यह कॉमन नाउन है। और चूंकि यह शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, इसीलिए यह एक ऑब्जेक्टिव केस बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम केवल यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटी सी सेंटेंस में ग्रामर के इतने सारे छोटे छोटे पार्ट छुपे हुए थे, जो कि यह जानकारी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही होगी। आज की क्लास हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं, इसलिए तकाजे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रामर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की जगह जब हम बात करते हैं तो ग्रामर के किसी भी टॉपिक को शुरू करने के लिए, ग्रामर के किसी भी टॉपिक के विषय में जानने के लिए जो आधारभूत जानकारी होती है, जिसके बिना किसी भी टॉपिक को समझा नहीं जा सकता है, वह हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कहलाता है। हमने ग्रामर के बारे में यह जाना कि ग्रामर हमें वर्ड का सही प्रयोग सिखाती है। उसके बाद इंग्लिश के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अलग अलग भाषा सीखने के लिए अलग अलग ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी को सही रूप में सीखने के लिए हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत की जानकारी के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश को जानने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब बात हम इस लैंग्वेज की करते हैं तो लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो लैंग्वेज का हिंदी मीनिंग भाषा होता है। और भाषा क्या होती है। अब बात हम इस लैंग्वेज की करते हैं, ये लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं या फिर हम उसे लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेज के यहाँ से दो पार्ट निकलते हैं। यह एक लैंग्वेज भाषा के दो पार्ट निकलते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के चार तरीके होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसे हम शॉर्ट में LSRW के नाम से भी हम जान सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज तब आती है जब साउंड आए।
अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं है तो वह किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, यह पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है लैंग्वेज के आइडेंटिफाई के लिए, यानी लैंग्वेज की पहचान के लिए यह ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति किसी साउंड में बोले, और उस साउंड के आधार पर हम लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं कि यह किस लैंग्वेज में, वह व्यक्ति किस लैंग्वेज का यूज कर रहा है। और साउंड को चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम लेटर के नाम से जानते हैं। साउंड को चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम लेटर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट कहने से 26 लेटर के समूह में बोध हो जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अल्फ़ाबेट का प्लूरल फॉर्म बताइए। तो अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं कि अल्फ़ाबेट में इस लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कहना अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्फ़ाबेट कहने से 26 लेटर का स्वयं बोध हो जाता है। इसीलिए इस गलती से बचने का प्रयास करें। अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला कैटेगरी वाउल्स निकलता है एंड सेकेंड कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स निकलता है। वाउल्स में ए, ई, आई, ओ एंड यू, ए, ई, आई, ओ और यू आते हैं, जबकि कंसोनेंट में इन पांच को छोड़कर जो 21 बजते हैं वे आते हैं। जैसे बी, सी, डी, ए, जी, एच, एल, एम, एन, के, जेड etc। आप अपने से इसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा टर्म सामने आता है, एक सेमी वावल्स करके एक टर्म्स आता है, जो कि इन दोनों से परे है। तो जब हम बात सेमी वावल्स की करते हैं तो सेमी वावल्स, सेमी का मतलब अर्ध होता है, और वावल्स मीन्स स्वर होता है, मीन्स अर्ध स्वर। जो आधे स्वर का काम करे वो सेमी वावल्स होता है। इसमें W और Y आता है। इसे सेमी वावल क्यों कहा जाता है? सेमी वावल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी वावल का काम करता है तो कभी कंसोनेंट का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब वावल का काम करता है और आखिर ये कब कंसोनेंट का काम करता है। तो जब हम किसी शब्द के शुरू में इस लेटर को देखते हैं तब वहाँ ये कंसोनेंट का यूज करते हैं। वर्ड की बात करें, WORD से जो शुरू होता है, वर्ड की अगर बात करें तो ये शुरू में अगर है तो यहाँ पर ये कंसोनेंट का काम करता है, और जब बात हम काउ की करते हैं तो यह W जब यहाँ आता है तो यह वावुल का काम करता है। इसलिए इसको ना तो वावुल की कैटेगरी में रखा गया, ना ही कंसोनेंट की कैटेगरी में रखा गया। इसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाया गया, जिसे हम सेमी वावुल के नाम से जानते हैं। वैसे ही है वाई भी शुरू में कंसोनेंट का काम करता है। जब यह किसी वर्ड के शुरू में प्रयोग होता है या लेटर तो कंसोनेंट का काम करता है, और जब यह किसी वर्ड के अंतिम लेटर ये बनता है तो यह वावुल का काम करता है। इसलिए इन दो वर्ड, कौन से दो वर्ड, W और Y को सेमी वावुल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत टर्म सामने आता है, स्क्रिप्ट यानी लिपि। स्क्रिप्ट क्या होता है? तो राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, तौर या तरीका। हमने ये जाना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स का यूज हुआ है, जिसे हम वाउल्स, कंसोनेंट्स के रूप में कैटेगराइज किए। एक तीसरा भी टर्म्स आया, सेमी वाउल्स, जिसकी चर्चा हम कर चुके। एक तीसरा भी फैक्ट सामने आया था, सेमी वाउल्स, जिसमें दो लेटर थे, W और Y। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
लेटर अपने आप में मीनिंगलेस होता है, इसीलिए इस मीनिंग को पूरा करने के लिए वर्ड शब्द आता है। लेटर के बाद जो आता है वो शब्द वर्ड होता है। ये वर्ड क्या होता है? तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ये वर्ड क्या होते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, सार्थक वर्णों का समूह होते हैं जिसका एक कोई स्पेसिफिक अर्थ हो। जैसे अगर हम बात पेन की करें, हम पेन की करें तो पेन कहने से कलम का बोध होता है। अगर इसी को अगर हम उल्टा कर दे, NEP कर दे, तो NEP का कोई अर्थ आज तक नहीं डिफाइन किया गया। डेट्स वाई इसी वजह से इसे NEP कोई वर्ड न होकर इसे वर्ड की कैटेगरी से बाहर किया जाता है। अगर इसी प्रकार हम अगर काऊ की बात करें, काऊ तो ये तो हमारा एक शब्द है। ये शब्द काऊ कहने से एक एनिमल का बोध होता है, गाय का बोध होता है। लेकिन इसी वर्ड को अगर हम इधर उधर कर दे, कहने का मतलब है ओ को पहले रखे, सी को बीच में रखे और डब्ल्यू को बाद में कर दे, तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता है। इसीलिए इसे वर्ड कैटेगरी से बाहर किया गया है। यहाँ के यूनिट शब्द को अगर समझने का प्रयास करें तो इसी यूनिट को इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसी यूनिट को हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हम ग्रामर के फैक्ट से केवल परिचित हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करेंगे और आगे प्रत्येक टॉपिक पर एक एक सेशन हो सकते हैं। जब बात हम नाउन की करते हैं तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। मीन्स वैसा शब्द जिसमें नाम छुपा हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार का नाम छुपा हुआ है। जैसे अगर आर्यन की बात करें, राधा की बात करें या फिर दिल बेचारे की बात करें, तो यह इस जितने भी सारे शब्द हैं कहने से किसी न किसी व्यक्ति का बोध होता है या फिर किसी वस्तु को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे चेयर कह ले या फिर काऊ कह ले। सेकेंड जो शब्द आता है प्रोनाउन। नाउन तो हम जानते हैं, इसके पहले ही प्रो मीन्स होता है रिप्लेस करना। मीन्स जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो हमारा प्रोनाउन होता है। रिप्लेसर ऑफ नाउन। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, एवरीवन आ सकता है, नो वन आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन आ सकते हैं। तीसरा जो टर्म आता है एडजेक्टिव। ये क्या करता है कि क्वालिफाइज करता है। किसे क्वालिफाइज करता है? नाउन को क्वालिफाइज करता है। यह नाउन के लिए यूज होता है, इसीलिए यह प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देता है। तीसरा टर्म आता है वह एडजेक्टिव है। एक बात का ध्यान रखें, इसे बोलते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें का जो डी वर्ड है वह साइलेंट मोड में रहता है। जब भी इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो डी को साइलेंट में रखते हैं और उच्चारण करते हैं एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। ये क्या करता है? ये क्वालिफाइज अ नाउन। चूँकि नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है, इसीलिए यह प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। चौथा टर्म आता है वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे गो, ईट, लाफ, etc। आगे बढ़ने का प्रयास करें तो पांचवा टर्म्स हमारा आता है एडवर्ब। एड मीन होता है जोड़ना और वर्ब में होता है क्रिया। मीन्स जो क्या करता है कि वर्ब में कुछ जोड़ दे, वो हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब का वास्तविक अगर देखें तो अगर इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करें तो इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन ये तैयार होता है, बहुत ही सुंदर वर्ड्स तैयार होता है। क्वालिफाइज अ वर्ब। ये क्या करता है कि एक वर्ब को क्वालिफाइज करता है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्लोली, फास्ट, इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाने का अगर हम काम करते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। इसमें का जो वर्ड प्री मीन बिफोर होता है, यानी कि पहले, और पोजीशन तो आप जानते ही हैं, मीन्स जो किसी वर्ड के पहले आकर
उस वर्ड का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ बताए वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल को लिया गया है, जैसे ऑन, इन, एबव, ओवर, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन। आगे बढ़ने का अगर हम प्रयास करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड सामने आता है, जंक्शन। कन की बात करें तो कन का मतलब टुगेदर होता है, और जंक्ट की बात करें तो जंक्ट मीन प्लेस होता है। मीन्स जब हम किसी प्लेस या वर्ड को, दो वर्ड को जोड़ने का काम करें तो वो हमारा कंजंक्शन होता है। इसको अगर शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन तैयार होता है, कनेक्टिंग वर्ड। वैसे वर्ड जो कि क्या करे कि दो वर्ड या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे वो हमारा कंजंक्शन होते हैं। जैसे बट, सो, एंड, ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शन हो सकते हैं। जो लास्ट टर्म आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो लास्ट टर्म आता है इंटरजेक्शन। इंटर मीन इनसाइड होता है, और जेक्ट मीन फोर्सली। इंटर मीन इनसाइड होता है और जेक्ट मीन फोर्सली। जब कोई चीज़ बाहर आता है, मीन्स वैसे वर्ड जो कि अचानक से, जो कि अंदर से बाहर आ जाए, फोर्सली आ जाए, वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। इसलिए इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सडन फीलिंग वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। इस रूप में हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए चल रहे हैं, रास्ते से चलते समय आपको एक सांप नज़र आ जाता है, आ जाता है, तो आपका एक्सप्रेशन वहाँ क्या होगा? मान लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक कांटा चुभ जाता है, तो वहाँ आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या आप उस टाइम में जो बोलिएगा, क्या सोच समझ कर बोलिएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ उस ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ सकता है। अगर कोई आपको एक गुड न्यूज़ देता है, कोई गुड न्यूज़ देता है, तो आप क्या करेंगे? आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? वाओ! ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। या फिर देखे होइएगा कि कोई मैच, जब इंडिया मैच जीतता है या फिर कोई भी टीम मैच जीतता है, तो उस टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है? हुर्रा! जो शब्द का यूज किया जाता है वो बिना सोचे समझे बस खुशी को व्यक्त करने के लिए, यानी वैसे वर्ड्स जो कि मन की भाव को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि अचानक से निकल जाते हैं, वे हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो एक अगला टर्म्स आता है, बहुत ही खूबसूरत टर्म्स है, फ्रेज है। इसे समझने का प्रयास करते हैं तो ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें करण एंड अर्जुन की, तो करण एंड अर्जुन कहने से क्या बोध हुआ? कुछ बोध नहीं हुआ। अगर हम किसी के पास जाते हैं और कहें वाह ये कहा, और उसके बाद अगर हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाला पूछेगा ना, अरे क्या कहा, अरे उसने क्या कहा तुमसे? तो यह शब्दों का तो समूह हुआ लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। यह शब्दों का तो समूह हुआ लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अगर हम बात करें अ डॉग एंड अ कैट, तो इससे कहने का कुछ बोध नहीं होता है। अगर बात करते हैं कि एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये तो हमारा कंप्लीट मीनिंग हुआ। लेकिन अगर वहीं अ डॉग एंड अ कैट बोले तो यहाँ इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, सेंसलेस है। सो ये फ्रेज होता है, फ्रेज के अंतर्गत आते हैं। फ्रेज थ्री टाइप्स के हैं। एक नाउन फ्रेज होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और जो तीसरा होता है वह एडवर्ब फ्रेज होते हैं। इसके बाद जो शब्द आता है, बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है, शान होता है। ये सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ये सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह होते हैं। ये सार्थक शब्दों का क्या होते हैं? क्रमबद्ध समूह होते हैं। इसमें दो चीज़ों को जानना जरूरी है। एक तो कंप्लीट मीनिंग, और जो दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम वर्ड को अगर ग्रुप में कर दे तो वो सेंटेंस का है। वर्ड को तो ग्रुप में करेंगे ही, कंडीशन दो चाहिए, केस दो होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 है कि उसमें हमें कंप्लीट मीनिंग आए, उससे हमें कंप्लीट मीनिंग की जानकारी मिले, और सेकेंड है कि उसको हम अरेंजमेंट के साथ बोलेंगे। किस वर्ड को पहले रखेंगे या फिर किस वर्ड को बाद में रखेंगे या फिर किस वर्ड को बीच में रखेंगे, ये अरेंजमेंट की जानकारी हमें सेंटेंस से होती है।
तो सेंटेंस हमें दो चीज़ें सिखाती है। फर्स्ट तो सेंटेंस बोल रहे हैं तो यह जब भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, और सेकेंड में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कुछ सेंटेंस की अगर बात करें कि मुझे काट कर आम दो, मुझे काट कर आम दो, तो इस सेंटेंस में क्या बोध होता है? इसमें शब्द का जो अरेंजिंग ऑर्डर है ना वो गलत है। अरे काटना किसे है? काटना तो आम को है ना, तो आम कहाँ होना चाहिए? आम यहाँ होना चाहिए, जो कि आम यहाँ है। अगर ऐसे ही दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो लड़का को गर्म कर दूध दो, तो ये तो सारा अन्याय है ना बच्चे के साथ। बच्चे की जान लीजिएगा का। अरे गर्म किसे करना है? दूध को। तो यहाँ पे जो अरेंजिंग वर्ड है ये गलत अरेंज किया गया है इस वर्ड को। ऐसा ही तीसरे वर्ड की अगर बात करते हैं तो मुझे गिलास में रख कर शरबत दो, यहाँ मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन अरेंजिंग गलत है। इन्हीं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किनको? इन्हीं सेंटेंस के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कि किसी एक्शन को डू करता है, डूअर होता है। किसी एक्शन को डूअर को हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड टर्म होता है वर्ब होता है, और जो थर्ड टर्म होता है ऑब्जेक्ट होता है। इस वर्ब को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम आ सकते हैं। इज आर एम, वाज, व, हैव, हैज, हैड, ये सब आ सकते हैं। और मेन वर्ब इट शोज एक्शन, या किसी एक्शन को दर्शाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसीलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, नैना हैज सोल्व द क्वेश्चन। इसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करें। इस सेंटेंस में जो नैना है ये सब्जेक्ट का काम करती है। जो हैज है हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। सोल्व्ड है वो मेन वर्ब का, और द क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट की जानकारी के लिए हम हु और व्हाट का यूज करते हैं। हु पर्सन के लिए और व्हाट थिंग के लिए। ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए हम हुम और व्हाट का यूज करते हैं। हुम पर्सन के लिए और व्हाट ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए। एग्जाम यान जो दी आपको एक नई पहचान। आई होप आपको यह सेशन पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइल, थैंक यू सो मच।